जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर राष्ट्रपति टॉपिक, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे सभी एग्जाम, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे अदर स्टेट के हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीईटी हो, या इसके अलावा रीट, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस अगर आती है, तो वहाँ का पोर्शन हम यहाँ से कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आग्रह करूँगा क्लास के लास्ट तक बने रहें, और जो नए हैं अपने चैनल का हिस्सा बने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर फीडबैक दें, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्या नहीं। ये सब बातें आप लोगों के लिए क्लास है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग आपको चलाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जिसके अंदर हमने राष्ट्रपति के अभी तक राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति होते हैं, इनके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियां, जो सबसे पहले हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की 5 पार्ट के अंदर जो राष्ट्रपति की शक्तियां बांटी हुई उनका जिक्र किया। आज हम राष्ट्रपति की बेबाकी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनको बोलते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करने से पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसी लाइंस जो राष्ट्रपति का आपातकालीन जो शक्तियां हैं इनसे संबंध रखती हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, और ये लाइन डायरेक्ट सीधी सी एट उठा के आपको एग्जाम में दे दी जाती है, और पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया या ये कथन किसका है। तो आप लोगों को एक बार ये देख लेना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा एक भी क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल साइंस का जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम के अंदर तो वो हमारा गलत नहीं हो और हमारा वो क्वेश्चन छूटे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले लोकतंत्र में राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, ये कथन किसका है? टीटी कृष्णमाचारी, यानी कि टीटी कृष्णमाचारी ने ये कथन कहा था। इन्होंने बोला था कि लोकतंत्र में यहाँ पर जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन जो लोकतंत्र कहलाता है, इसके अंदर राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से शासन नहीं चला सकते। ठीक है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट हमारा, राज्यों में स्थायी सरकार जरूरी है, यानी कि राज्यों के अंदर एक स्थायी सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। ये कथन कहा था एम.वी. पायली ने। किसने कहा था? एम.वी. पायली ने। इसके बाद में है, आज शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। ये आपातकाल के संबंध में कथन कहा था, और किसने कहा था? हरि विष्णु कामत ने। आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ लिया जाए, आज शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे, ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये है हरि विष्णु कामत के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपातकाल में संघात्मक स्वरूप का अंत हो जाता है, यानी कि जब देश के अंदर आपातकालीन स्थिति होती है तो भारत एक संघ है, विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है, और यहाँ पर संघात्मक और एकात्मक दोनों स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो आपातकाल में जो संघात्मक स्वरूप है, ये स्वरूप यानी कि केंद्र की अलग सरकार है, राज्यों की अलग सरकारें हैं, इनके बाद में शक्तियों का भी विभाजन है। राज्य सूची के अंदर विषय आते हैं, संवर्ती सूची के अंदर विषय आते हैं, संघ सूची के अंदर विषय आते हैं, सबके अलग अलग विषय बांटे हुए हैं। तो इस आधार पर ये एक संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था और इस स्वरूप का आपातकाल के समय अंत हो जाता है, परंतु साधारण काल में संघात्मक व संकट काल में एकात्मक बन जाता है। यानी कि जो भारत की स्वरूप है, भारत का शासन का जो स्वरूप है, ये जब आपातकाल होता है तब ये संघात्मक न रह के एकात्मक बन जाता है, और साधारण जो काल होता है उसके अंदर ये संघात्मक स्वरूप के अंदर रहता है। ये कथन कहा था टीटी कृष्णमाचारी ने। किसने कहा था? टीटी कृष्णमाचारी ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, यानी कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकते हैं। ये कथन किसने कहा था? ये कैसी वैयर ने कहा था। किसने कहा था? कैसी वैयर ने। और इन्होंने कहा था हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना था, हिटलर है जो जर्मनी का तानाशाह शासक बना था, तो इनके संदर्भ में इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, कैसी वैयर ने। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है।
यानी कि जब आपातकाल होता है तो राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। ये कथन किसका है? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने ये कथन कहा था और किसके संदर्भ में कहा था? कपूर बनाम पंजाब राज्य 1955 का एक केस था जिसके आधार पर इन्होंने कहा था कि राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। हृदयनाथ कुंजरू का ये कथन है। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय का एक कथन है हमारे सामने, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। यानी कि राष्ट्रपति है वो अपने भारत देश का संवैधानिक प्रधान है, यानी कि जिसका संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होंगे और इन्हीं के नाम पे सारा जो भी राजकाज, सारी व्यवस्था है इनके नाम पे की जाएगी, नाम से शुरू होगी। लेकिन जो वास्तविक प्रधान है वो हमारी कैबिनेट है। कौन है वास्तविक प्रधान? कौन है? कैबिनेट। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली आपातकालीन शक्ति है आंतरिक व बाह्य आपात। ये है अनुच्छेद 352 के अंदर। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्यों का जो शासन व्यवस्था जो विफल हो जाती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंदर आता है। इसके बाद में तीसरा जो राष्ट्रीय जो आपातकालीन शक्ति है, जो आपात है भारत के अंदर, वो है वित्तीय आपात। कौन सा है? वित्तीय आपात। ये आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अब इनकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे आगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट में देखा, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर जो आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार के आपात होते हैं। आज तक आप लोगों ने पढ़ा कि 3 प्रकार के आपात होते हैं। आंतरिक व बाह्य आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। लेकिन ये जो आपातकाल है इनको लगाने के क्या आधार हैं, क्या कारण है, इनको लगाने का प्रक्रिया, तरीका, इनको हटाने का तरीका, हटाने की प्रक्रिया, इसके क्या संवैधानिक प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्लास सफिशिएंट है आपके हर एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो दोस्तों, आंतरिक सबसे पहले हम आपातकालीन शक्तियों के अंदर ए पार्ट के रूप में पढ़ेंगे आंतरिक और बाह्य आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आपातकाल लगाने का आधार या कारण। यानी कि आपातकाल हम लगाने के लिए कोई आधार होना चाहिए, कोई कारण होने चाहिए। तो वो कौन से आधार हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके बाद देश के अंदर ये आपात लगाया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला कारण या पहला आधार है देश के ऊपर आक्रमण हो जाए। यानी कि देश के ऊपर अगर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, किसी दूसरे देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए। आप ध्यान रखना, नोट करना, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर ये आएंगे और आपके 3-4 ऑप्शन देंगे, फिर उसके अंदर लास्ट में देंगे कि इनमें से बे से दे सभी ऐसे आते हैं। उसके अंदर ये पॉइंट दिए हुए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। सेकंड है हमारा देश पर आक्रमण की संभावना। एक पहला है देश के ऊपर कोई बाह्य देश के द्वारा आक्रमण हो जाए, दूसरा है आक्रमण होने की संभावना हो। यानी कि ऐसा लगे कि कोई दूसरा देश है जो अपने देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो उस समय ये आधार बनता है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाह्य आपात 352 के तहत लगाने का। नेक्स्ट है देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। देश के अंदर अगर किसी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह यानी कि से प्लस शस्त्र यानी कि अस्त्र शस्त्र के साथ में कोई विद्रोह हो जाए, चाहे वो किसी फोर्स के द्वारा हो, चाहे किसी एक संगठन के द्वारा हो, लेकिन सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए जिसके अंदर हथियार, अस्त्र शस्त्र इन सभी के साथ में अगर विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आपातकाल लगाया जा सकता है। और
चौथा पॉइंट है सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना या आशंका हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, देश के ऊपर आक्रमण हो जाए या होने की संभावना या आशंका हो। दूसरा, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना या आशंका हो। ये टॉपिक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, आपातकाल लगाने के आधार या कारण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया या तरीका क्या है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी काम को करने के लिए उसका कोई तरीका होता है, कोई प्रक्रिया होती है, विशेष प्रक्रिया से गुजर के कोई भी काम किया जाता है, चाहे वो हमारे दैनिक जीवन में हो, चाहे वो हमारा कोई प्रशासनिक काम हो, चाहे ये आपातकाल हो, चाहे और कोई भी काम हो, सबके अंदर एक प्रोसीजर बना होता है, उस प्रोसीजर के तहत ही कोई कार्य किया जाता है। तो प्रक्रिया और तरीका ये क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर। यानी कि मंत्रिमंडल जो हमारे देश की है, इसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर लिखित में राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। यानी कि लिखित में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि ये लगाने के लिए आंतरिक या बाह्य आपातकाल 352 लगाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके लिखित में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि ये आपातकाल लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करना। जब ये पास में भेज दिया जाता है तो उसके बाद में प्रोसीजर होता है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से स्वीकृति प्रदान इस प्रस्ताव को होनी चाहिए। यानी कि 1 माह के भीतर मंत्रिमंडल ने तो ये प्रस्ताव पारित कर दिया और भेज दिया लिखित में राष्ट्रपति के पास में, और इसके ऊपर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा भी कर दी। लेकिन इस प्रस्ताव के ऊपर 1 माह के भीतर यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन के अंदर ये 2/3 बहुमत के साथ में स्वीकृति प्रदान इसको होना चाहिए, तभी ये लागू रह सकता है, अन्यथा ये निरस्त हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, संसद का प्रस्ताव घोषणा तिथि से 6 माह के लिए वैध है। यानी कि जो संसद प्रस्ताव लाती है 2/3 बहुमत से पारित करके स्वीकृति के बाद में जब यह प्रस्ताव की घोषणा हो जाती है, तो ये जब प्रस्ताव की जो घोषणा हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही ये वैध है, मान्य है। 6 महीने के बाद में ये ऑटोमेटिक अवैध हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो क्या करना होता है, इसके बाद में अगर मान लो आपातकाल का जो पीरियड है इसको अगर फिर से बढ़ाना है तो इस 6 माह के लिए ये वैध है, 6 माह के बाद में ये अवैध हो जाता है। तो 6 माह बाद संसद द्वारा पुनः स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होता है और अगर इसको आगे और टाइम पीरियड इसका बढ़ाना होता है आपातकाल का, तो इसके अंदर वापस 6 महीने के बाद में संसद द्वारा पुनः इसके ऊपर स्वीकृति यानी कि दोबारा से इसको स्वीकारते इसको पारित या पास करना आवश्यक है। इसके बाद में अनुच्छेद जब ये हो जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण देश के अंदर ये आंतरिक या बाह्य आपातकाल लग जाता है, या आप एक एक पॉइंट एक एक वर्ड के ऊपर गौर करना, या देश के भाग विशेष में भी लागू। ये 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण देश में भी लागू हो सकता है, और अगर चाहे तो इसको एक भाग विशेष यानी कि देश के कोई एक भाग, जहां एक भाग विशेष यानी कि कोई एक विशेष जगह कोई एक विशेष क्षेत्र के अंदर भी इसको लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने ये 2 पॉइंट पढ़े हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंदर। इन 2 पॉइंट के बाद में हमारे पास में अभी बचे हैं कि राष्ट्रपति ये आपातकाल लगाने के बाद में संवैधानिक प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बाद में इस आपातकाल को हटाने की क्या प्रक्रिया है, फिर इसके बाद में हम राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो राष्ट्रपति का चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद के जितने भी चैप्टर है वो इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, एक एक या 2 क्लास के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट करके जरूर फीडबैक देना, और फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।